वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सत्य की पहचान और सत्य की परिभाषा बहुत गहराई में छुपी है। सत्य का निर्णय कठिन है। जल्दबाजी करने से सत्य भी असत्य सा प्रतीत होने लगता है। असत्य से विरक्ति ही सत्य है। सत्य बोलने का नाम सत्य नहीं अपितु झूठ नहीं बोलना सत्य कहलाता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए क्रोध, मान, माया एवं लोभ इन चारों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। असल में हम क्रोध की वजह से झूठ बोलते हैं, अहंकार की वजह से झूठ बोलते हैं, छल की वजह से झूठ बोलते हैं, लोभ की वजह से झूठ बोलते हैं। हम इन चारों को जीते तब ही सत्य का पालन कर सकते हैं। सत्य का आचरण किया जा सकता है लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सत्य दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। जो व्यक्ति सत्य का प्रदर्शन करता है वह अभी सत्य से परिचित ही नहीं है। अतः सत्य का आचरण करो। सत्य ही जीवन का सार है। हम ऐसा सत्य बोलें जिससे हमारा और दूसरों दोनों का कल्याण हो, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलें जिससे दूसरे पर संकट आ जाए। सत्य स्वयं और पर दोनों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। पैरा सत्य से कभी अहित नहीं हो सकता। असत्य से बचने के लिए हमें प्रमाद से बचना चाहिए, क्योंकि हम प्रमाद से ही असत्य का काम करते हैं। कषायों से बचना बहुत कठिन है और उनको जानना और भी कठिन है। हमको इन कषायों की जानकारी करनी चाहिए ताकि हम अहित से बच सकें। सत्य का पालन बाहरी दुनिया को देखने से नहीं हो सकता। सत्य के लिए अपने अंदर देखना पड़ेगा। सत्य की रक्षा, सत्य का संरक्षण अपने भीतर भावों को देखे बिना नहीं हो सकता। सत्य बोलने मात्र से सत्य का पालन नहीं हो सकता, अपितु सत्य को जीवन में उतारना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन नहीं करता उसका सत्य बोलना कोई मायने नहीं रखता। पैरा दुनिया के महान चिंतक और विचारक जॉन बर्नार्ड शाह ने एक बार कहा था, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहें तो वह कभी नहीं सीखेगा। उन्होंने ठीक ही कहा था। सीखना एक सक्रिय भागीदारी है। हम करते करते ही सीखते हैं। कुछ भी सीखने के लिए हमें लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। हाँ, आदमी बुरी आदतें जल्दी सीख जाता है बजाय अच्छे आदतों के। जो माँ बाप 20 साल में अपने बेटे को राम नहीं बना पाए, 20 दिन की बुरी संगति उसे रावण बनाने में देर नहीं लगाती। ऊपर चढ़ना हमेशा ही कठिन होता है, नीचे उतरने की अपेक्षा। कपड़ों को साफ रखने और करने में बड़ी मेहनत लगती है। गंदे तो 2 मिनट में हो जाते हैं। दिमाग में केवल वे ही विचार स्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो दूसरे को नज़रिया को समझना कठिन होता है और उसकी बुराई या आलोचना करना सरल होता है। गुस्से में आदमी 24 घंटे तो क्या 24 मिनट भी नहीं रह सकता। और हाँ, गुस्सा करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जलते अंगारों को अपनी हथेली पर लेकर दूसरों पर फेंकना। दूसरा तो बाद में जलेगा या पता नहीं जलेगा भी कि नहीं, अलबत्ता हमारे हाथ पहले जल जाएगा। गुस्सा हमारा अपना स्वभाव नहीं है, वह त्याज्य है, निंदनीय है।
हाँ, प्रेम में, शांति में, आनंद में, उल्लास में आदमी 24 घंटे तो क्या पूरी जिंदगी रह सकता है, क्योंकि वह हमारी अपनी चीज है और हमारा मूल स्वभाव है। अपने स्वभाव में लौटना ही अध्यात्म है। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा ही आसान होता है। अपनी मनपसंद चीज के बारे में बात करना दूसरे की मनपसंद चीज के बारे में बात करने से हमेशा ही आसान होता है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि जिन जानवरों को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययन से पता चला कि इंसानों के बारे में ये ही सही है। आलोचना से सुंदरत नहीं, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। जितने हम अपनी सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम अपनी निंदा से डरते हैं। हम अपनी गलती कभी नहीं देखते। सही भी है, अपनी पीठ हमें स्वयं नहीं दिखाई देती। ये तो कोई दूसरा ही हमें बताए। हम अपनी गलती, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा ही दूसरे के माथे पर फोड़ना चाहते हैं। मेरे बच्चे ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं मिली और तो और माँ बाप भी ढंग से नहीं मिले, नहीं तो ना जाने आज मैं कहाँ होता। फिर ये पड़ोसी भी तो ठीक नहीं मिला। अच्छा हो दूसरे को सुधारने के बजाय खुद को सुधार लिया जाए। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देख लिया जाए। पैरा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक ने जैसे संकेत दिए हैं वह काफी चिंताजनक हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में साफ कहा है कि अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का असर लंबे समय तक बना रहेगा। पिछले 1.25 साल में महामारी की मार से पैदा हालात को लेकर रिजर्व बैंक ऐसी आशंकाएं व्यक्त कर चुका है और वर्तमान के हालात इसकी पुष्टि कर रहे हैं। आज देश एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात से गुजर रहा है। पिछले साल की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर 0 से 24% नीचे आ गई थी। जैसे पाबंदियों में छूट मिलने लगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होता दिखाई देने लगा, लेकिन चंद महीनों के अंतराल के बाद आई दूसरी लहर ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कई राज्यों ने कोरोना का फैलाव पर काबू पाने के लिए 15 दिनों का लॉकडाउन लगा रखा है। काफी काम धंधे बंद हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है और रिजर्व बैंक का भी यही मानना है। आर्थिक मंदी से बाहर आना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसका पता इससे चलता है कि उनके यहाँ टीके जाया होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आखिर इसका क्या मतलब है कि एक और टीकों की कमी का रोना रोया जाए और दूसरी ओर इसकी परवाह न की जाए कि वे राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक जाया हो रहे हैं। क्या यह महज एक दुर्योग है कि जो कांग्रेस टीकों की कमी के सवाल को जोर शोर से उठा रही है, उसके ही शासित राज्यों में टीके अधिक जाया हो रहे हैं? कांग्रेस के रवैये से तो यह लगता है कि उसने ठान लिया है कि उसे हर दिन टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ न कुछ कमी निकालकर केंद्र सरकार को घेरना है। हालांकि अभी कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस टीकाकरण को चुनावी मुद्दे की शक्ल देने में लगी हुई है। पता नहीं इससे उसे क्या हासिल होगा। उसके रवैये से तो यही संदेह होता है कि
हो ना हो टूलकिट के पीछे उसका ही हाथ है। अब जब यह स्पष्ट हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ टीकों की कमी दूर होगी और केंद्र सरकार इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों के टीकाकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर रही है, तब फिर विपक्ष को टीके पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना बंद करना चाहिए। समाप्त।